भीम ने अश्वत्थामा हाथी को मार दिया और ये अफवाह उड़ाई गई कि आपको बोलना है कि अश्वत्थामा हतो, और या नरो व कुंजरो वा, उसके बाद तुरंत, चूँकि युधिष्ठिर पूरी तरह बेईमानी नहीं कर सकते थे, उन्होंने कहा था या अश्वत्थामा हतो या नरो वा कुंजरो वा, अश्वत्थामा मारा गया, हाथी था या व्यक्ति नहीं, लेकिन उन तक आवाज़ कौन सी पहुंची, अश्वत्थामा हतो या नरो या कुंजरो वा। उनको कृष्ण ने बंसी बजा दी और धुन बजा दी, शंख बजा दिए, उस धुन में सब कुछ डूब गया, वो सुन ही नहीं पाए पूरी बात। यही कमलनाथ के साथ हुआ। 19 मार्च की रात मुझे याद है अच्छे से, 11:55 के आसपास मैंने फ़ोन लगाया था कमलनाथ जी को कि कल आप क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि भ्रम की स्थिति थी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप छापो नहीं तो मैं बताता हूँ, चूँकि एक कमिटमेंट था तो मैंने नहीं छापूंगा। मैं पत्रिका में स्टेट ब्यूरो चीफ था उस समय। तो उन्होंने कहा मैं कल इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। ये जो 2020 की घटना हुई, उससे पहले कुछ और घटनाएं हुई थी और वो संकेत मिलने लगे थे, लेकिन ऐसा हो जाएगा ये किसी को लग नहीं रहा था। एक बार क्या हुआ, सारे जो 20 लोग थे, जो उन्होंने 22 लोगों ने छोड़ा था, नहीं 20 लोगों के, जिसमें 6 मंत्री भी थे, उनके फ़ोन अचानक बंद हो गए। आप यदि 25 करोड़ 35 करोड़ के आंकड़े को 22 से मल्टीप्लाई करिए, क्या ये 800 करोड़ रुपए का खेल लग रहा है कि 800 करोड़ रुपए भाजपा के किसी नेता ने कमलनाथ की सरकार गिराने के लिए खर्च किए होंगे? क्या शिवराज सिंह चौहान ने अपनी जेब से 800 करोड़ रुपए दिए होंगे? ये विश्वसनीय लगता है क्या? और 800 करोड़ रुपए दिए जैसा कि कांग्रेस का आरोप है, तो उससे उनको क्या फ़ायदा हुआ? लोगों को सीधे कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था, और उनको सबको बड़े भारी भरकम, और जो वरिष्ठ नेता हैं उनको दरकिनार कर दिया गया था। चाहे उसमें बात करें अपन केपी सिंह की बात करें, बिसाहू लाल सिंह जी की बात करें, येदल सिंह कंसाना की बात करें, या और बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो वरिष्ठ थे, 5-5, 6-6, 7-7 बार के विधायक थे। उनको देकर नए लोगों को कैबिनेट मंत्री सीधे बना दिया गया, और उनकी पूछताछ भी नहीं होती। विधायकों को कोई पता नहीं चलता था कि उनके क्षेत्र में क्या हो गया। किसी भी व्यक्ति की सरकार गिरा दी जाए तो वो कम से कम 4-5 दिन नाराज रहता है। जब कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया तो कितने आक्रोश में पत्रकारों के साथ बात की, लेकिन शिवराज जी के पुनः शपथ लेने के तत्काल बाद अपने बेटे के साथ उनको गुलदस्ता देने चले गए। इसका अभिप्राय क्या है कि आपने एक दिन भी, 24 घंटे भी अपना आक्रोश अपने पास नहीं रख पाए। आखिर क्या कारण है उसका कि आप इतना आक्रोश नहीं रख पाए? कमलनाथ जी की टीम के आसपास ब्यूरोक्रेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी, जननेताओं की, रणनीतिकारों की संख्या बहुत कम थी। तो वो जो रणनीतिकारों की संख्या कम थी, मास लीडर की संख्या कम थी, केवल ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करने की वो जो टीम उनकी थी, ये भी उनकी कार्यशैली के फेल्यूअर का एक सबसे बड़ा कारण था। देखिए, कमलनाथ जी जो बार बार कहते हैं कि मेरे को मालूम था कि मेरी सरकार जानी, लेकिन उन्होंने कहा था, बार बार कहा है उन्होंने कि मैं ऐसे सौदेबाजी की सरकार को कोई भी रोकने का प्रयास नहीं करूंगा। हालांकि हम लोग भी जानते हैं कि उनके इशारे पर ही माननीय दिग्विजय सिंह जी और जीतू पटवारी जी और बाकी लोग कर्नाटक गए थे, लेकिन सिंधिया खेमे के लोग नहीं माने थे। तो कमलनाथ जी ये कहते तो हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि कमलनाथ जी अपने कद का, अपने अनुभव का और अपने संपर्कों का यदि वो इस्तेमाल कर लेते, जैसा कि उन्होंने नहीं किया है, तो संभवतः उनकी सरकार बच जाती। जैसे ही कांग्रेस सरकार बनी और जो नंबर था 114 का, 109 पे भाजपा थी, तो जब सरकार के जो नंबर आए तब से ही लगने लगा था कि कांग्रेस सरकार चला पाएगी नहीं चला पाएगी। कमलनाथ का कॉन्फिडेंस भी हावी था और वो भारी लवरेज थे आत्मविश्वास में। वो कहते नहीं, सरकार चला के ले जाएंगे। और जब विधानसभा का सत्र हुआ, पहला सत्र जब विधानसभा का हुआ, उसमें गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष के रूप में थे। उन्होंने उस एक बहस के दौरान कहा कि जिस दिन हम नंबर 1 नंबर 2 चालेंगे हम सरकार गिरा देंगे। जनवरी से ही माहौल गरमाना शुरू हो गया था और गरमाते गरमाते फरवरी में भी ऐसे की स्थिति बनने लगी। लेकिन ये चर्चा आने लगी थी कि सरकार में कुछ गड़बड़ चल रहा है। सिंधिया लगातार नाराज चल रहे थे। दिल्ली में एक बैठक में सिंधिया नाराज़ होकर चले गए। मीडिया ने सवाल पूछा कि सिंधिया जी बोलते हैं अगर न्याय नहीं मिला तो सड़क पर उतर जाऊंगा। तो कमलनाथ ने बयान दिया सड़क पर उतर जाए। वो एक चरम सीमा पे आ गया था, लेकिन उसके पहले खदबदा रहा था। लेकिन वहाँ से एक ज्वालामुखी जो फूटने की स्थिति बनने लगी थी। लेकिन तत्काल ऐसा हो जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। कमलनाथ भी आत्मविश्वास में थे, और लेकिन तब तक दरारें पड़ चुकी थी कमलनाथ सिंधिया में। दिग्विजय सिंह कमलनाथ एक तरफ हो गए, सिंधिया एक तरफ हो गए थे। सिंधिया घुटन महसूस कर रहे थे, उन्हें कोई रास्ता मिल नहीं रहा था। इसी बीच
भाजपा के दिग्गज नेताओं से उनका लाइनअप हुआ, उन्होंने भरोसा दिलाया, उस भरोसे को लेकर बात आगे बढ़ने लगी और एक करते करते ये फरवरी तक पूरा माहौल चलता रहा। और 1 मार्च को अचानक रामबाई एक मार्च की रात को रामबाई जो बसपा विधायक थी वो नोएडा के एक होटल में चले गई। बाद में एक खबर लगी तो जयवर्धन, दिग्विजय सिंह बेटे जीतू पटवारी ये लोग गए और फिर रामबाई को लेके आए। 3 मार्च को दिग्विजय सिंह ट्वीट करते हैं कि शिवराज जी क्या विधायक को खरीद फरोख्त कर रहे हैं। तब तक मामला वहाँ से गर्मा गया और मामला जी इन लोगों ने, कमलनाथ ने कहा कि कमलनाथ जी से कि हमने रिकवर कर लिया, कोई विधायक नहीं जाएगा। दिग्विजय सिंह ने ऐसा आश्वासन दिलाया और लेके आया। प्रॉब्लम क्या हुई, लीडरशिप को लेके कांग्रेस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। कन्फ्यूजन इन द सेंस कि फ्रंट में 2 लीडर थे। राहुल गांधी जब मंदसौर में आए तो उन्होंने दाएं बाएं 2 नेताओं को रखा, एक कमलनाथ को जो काफ़ी सीनियर थे, केंद्रीय मंत्री रह चुके थे, और दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। तो ये था कि दोनों में से कोई, अगर कांग्रेस आती है तो 2 में से कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन क्लियर नहीं था। और नेताओं को, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे अजय सिंह राहुल हों, या कांतिलाल भूरिया हों, या अरुण यादव हों, या सुरेश पचौरी हों, ये नेपथ्य में लोग थे। तो 116 आपको चाहिए होता है मेजॉरिटी के लिए, इस 14 पे आके टिक गए। एक जो निर्दलीय थे उनसे और सपा बसपा को मिला के अपने सरकार बना ली। तो शुरुआत जो हुई पहले ही आपका हंग असेंबली से हुआ, तो सरकार तो ऑलरेडी कमज़ोर आपकी है। लेकिन भाजपा के पास भी चूँकि 109 थे, उनको 7 लोग चाहिए सरकार में आने के लिए। तो जब सातों एसपी के, बीएसपी के, निर्दलीय जो 4 थे संभवतः, सब जाते इनके पास, तब भाजपा की सरकार बनती। तो संभव दिख नहीं रहा था। तो एक टेलर मेड देखा जाए, अगर हंग असेंबली के बावजूद भी एक टेलर मेड सिस्टम था, एक अर्थमेटिक था जो कांग्रेस के फेवर में था। कमलनाथ जी की जब सरकार बनी तो अपने आप में ही वो अप्रत्याशित थी, और उसका सबसे बड़ा कारण अप्रत्याशित होने का ये था कि कांग्रेस की जितनी भी लीडरशिप थी, जिनको हम छत्रप के रूप में समझते हैं, वो सारे के सारे मध्य प्रदेश में आजमाए हुए थे। केवल कमलनाथ जी ऐसे थे जो छिंदवाड़ा और दिल्ली तक सीमित थे। मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में उनका बहुत इंटरेस्ट नहीं था। जब वो सरकार बनाने का दावा करने के लिए कि मेरे नेतृत्व में सरकार बनाइए, मैं मध्य प्रदेश को कुछ नया दूंगा, तो जनता में ये भावना पैदा हुई कि क्या हम कमलनाथ को आजमा सकते हैं, भाजपा को हम लंबे समय से टेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे आकर्षक चेहरा जो है कमलनाथ जी का जनता के बीच में चला गया। उसके बावजूद भी द्विधा ये रही कि क्या हम कमलनाथ जी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार दे तो शिवराज को रिजेक्ट करने, यानी भाजपा को रिजेक्ट करने का आधार क्या माने। तो उसका बेस कांग्रेस ने तोड़ निकाला, किसानों की कर्ज माफ़ी, मंदसौर की घटना और उसके का जो एक प्रकार से एटमॉस्फेयर बना हुआ था वो, और उसके बाद किसान की कर्ज माफ़ी, 2 मुद्दे ऐसे हुए जिन्होंने कमलनाथ जी को अवसर प्रदान कर दिया। कमलनाथ जी में और दिग्विजय सिंह में, कमलनाथ जी में और ज्योतिरादित्य जी में एक आधारभूत अंतर भी है। कमलनाथ जी मास लीडर कभी नहीं रहे, कमलनाथ जी रणनीतिकार रहे। मास लीडर दिग्विजय सिंह है, मास लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, रणनीतिकार कमलनाथ जी रहे। कमलनाथ जी की अगर पृष्ठभूमि आप कांग्रेस में देखेंगे तो जिन दिनों आपातकाल भारत में लगा हुआ था और संजय गांधी जी की जो कोर ग्रुप था 5-7 लोगों का, कमलनाथ जी उसमें से एक थे, मीडिया को टैकल करते थे। तो उनकी उस समय की रणनीतियाँ, और मुझे प्रत्यक्ष रूप से ध्यान है कि जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे तो उस मुख्यमंत्री बनने में भी कमलनाथ जी की रणनीति रही। वो पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ आए थे, और ये जो मुख्यमंत्री निवास अभी है इसके ऊपर वाले हाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी, बाल कवि बैरागी कविताएं सुनाते रहे। तो विधायकों का बहुमत अर्जुन सिंह जी के साथ नहीं था, वो सिर्फ भानु सोलंकी जी के साथ था। लेकिन कमलनाथ जी ने दिल्ली बात करके किसी प्रकार अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया था। ठीक बिल्कुल वही की वही स्थिति 93 में भी रही। दिग्विजय सिंह जी को राज्यसभा के सदस्य थे या लोकसभा के सदस्य थे, विधायक नहीं थे, वो सांसद थे।
तो उनको यहाँ की कमान मिली। तो स्वाभाविक रूप से रणनीतिकार के रूप में कमलनाथ जी की छवि बहुत अच्छी है और कुशल रणनीतिकार है, इसमें प्रशंसा करूँगा, लेकिन वो मास लीडर उतने ही असफल साबित हुए। जिस तरह की अंतर्कलह उसमें नज़र आ रही थी कांग्रेस पार्टी के भीतर, ऐसी अंतर्कलह 1967 में भी कांग्रेस पार्टी के भीतर जब नजर आई थी, तभी तो विजय राजे सिंधिया ने उस वक्त सरकार गिराई थी और अब गिरी। देखिए, किसी का भी अपमान कर कर आप सम्मान हासिल नहीं कर सकते। कमलनाथ सिंधिया या उनके दूसरे जो विधायक थे, उनका अपमान करके सत्ता चलाना चाहते थे, जो पूरी तरह से नैतिक रूप से गलत थी। और ये नैतिक जिम्मेदारी कमलनाथ की ही थी कि उनकी वो अपनी सरकार नहीं बचा पाए। उन्होंने पूरे एपिसोड में आप देखिए कमलनाथ ने सरकार बचाने के लिए क्या एफर्ट किया, तो आप देखेंगे कोई एफर्ट नहीं किया। वो मुख्यमंत्री निवास से बाहर नहीं आए, उन्होंने कोई जो है कोशिश नहीं की, विधायकों से बात करने की कोई कोशिश नहीं की। उनका इंटेलिजेंस फेल्यूर था, उनका पॉलिटिकल जिसे कहते हैं मैनेजमेंट में मास्टर थे। तो ऐसा कैसा मैनेजमेंट जिनको ये नहीं पता कि हमारे विधायक ना रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। वो तो ये मानते थे कि कौन जाएगा छोड़ के। ये अहंकार था, ये कमलनाथ के अहंकार के कारण गिरी हुई सरकार थी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि सिंधिया जी के साथ इतने विधायक चले जाएंगे, और वो तो गए ही सिंधिया जी के साथ, जो सिंधिया के साथ नहीं थे, चाहे उनकी अपन बात करें, बिसाहू लाल सिंह जी की बात करें, या दल सिंह कंसाना की बात करें, या डंग की बात करें, ये सब लोग ऐसे थे कि कोई सिंधिया समर्थक नहीं थे, लेकिन सब नाराज़गी थी। और नाराज़गी की शुरुआत जब पहली बार कमलनाथ जी की मंत्रिमंडल बना तभी से शुरुआत हो गई थी कि नए नए लोगों को सीधे कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था और उनको सबको बड़े भारी भरकम, और जो वरिष्ठ नेता हैं उनको दरकिनार कर दिया गया था। चाहे उसमें बात करें अपन केपी सिंह की बात करें, बिसाहू लाल सिंह जी की बात करें, दल सिंह कंसाना की बात करें, या और बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो कि वरिष्ठ थे, 5-5, 6-6, 7-7 बार के विधायक थे। उनको देकर नए लोगों को कैबिनेट मंत्री सीधे बना दिया गया और उनकी पूछताछ भी नहीं होती। विधायकों को कोई पता नहीं चलता था कि उनके क्षेत्र में क्या हो गया। और ऐसा माना गया था नरोत्तम मिश्रा इन सबको लेके गए थे। 7 विधायक ऐसे थे, 4 निर्दलीय थे और 1 समाजवादी के, 2 बसपा के थे। तो इन कमलनाथ को लगा कि ये लोग सरक सकते हैं, तो कमलनाथ ने पूरा फोकस इनके ऊपर कर दिया। पर कमलनाथ को ये नहीं पता था, या दिग्विजय सिंह को ये नहीं पता था कि सिंधिया जाएंगे, अपने साथ जाएंगे या 22 विधायक ले जाएंगे। और इसकी शुरुआत हो गई थी। इसी बीच हरदीप सिंह नंग ने 5 मार्च को इस्तीफा दे दिया। फिर उनको कहा गया मना लेंगे, बात चलती रही। इसी बीच बिसाहू लाल और आपका क्या नाम है, सुरेंद्र सिंह सेरा बेंगलोर, सबसे पहले 6 तारीख को लौट के सुरेंद्र सेरा बेंगलोर चले गए। कुछ विधायक वहाँ बेंगलोर जाने की खबर आई तो बहुत हड़कम मच गया, पूरी सरकार दौड़भाग करने लगी। और फिर आरोप लगाया कि बीजेपी उठा के ले गई। फिर वहाँ से बयान जारी नहीं हुए। अचानक फिर सुरेंद्र सेरा बीच में मिंट्री मारते हैं भोपाल में कि बहुत मुश्किल से भाग के आया मैं। पूरा ड्रामा चला और मुझे घेर लिया था और ये वो। सुरेंद्र सेरा की मुलाकात होती है। उसके बाद बिसाहू लाल सिंह चले आते हैं। तो बीजेपी की भी एक स्ट्रेटेजी थी कि बाकायदा 1-2 विधायक को रिलीज़ करो, ये मामला खिंचता रहे। उधर कमलनाथ सरकार इस कॉन्फ्रेंस में रहे कि हम वापस ले आएंगे, संवाद करते रहे। दिग्विजय सिंह ने एक चिट्ठी लिखी कि जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो या नाराज़गी हुई तो वापस करते हैं। मामला बिगड़ चुका था और फिर इसके चलते 22 विधायक बेंगलोर में थे। इसी बीच सिंधिया ने 10 मार्च को दिल्ली में इस्तीफा दे दिया। अमित शाह से मुलाकात हुई और ये घटनाक्रम इस तरह चलता गया। इसी बीच विधानसभा का सत्र था 16 मार्च से 26 मार्च तक का। मामला बिगड़ गया तो फिर कमलनाथ ने मंत्रियों से बात की तो मंत्रियों ने कहा हम इस्तीफे दे देते हैं, अब नया मंत्रिमंडल बना लो। जो विधायक नाराज़ हैं, जिनकी वजह से नाराज़गी हो रही है, उनको वापस बना लो। लेकिन मामला बिगड़ चुका था। सिंधिया तब तक इस्तीफा दे चुके थे, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी और मामले को बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई कांग्रेस। इधर राजभवन में बीजेपी अपने विधायकों को लेकर परेड करवा दी संख्या बल को लेकर। 19 मार्च को 20 मार्च को कमलनाथ को अपना बहुमत साबित करना 2 का समय तय हुआ था। 19 मार्च की रात तक चलता रहा, उठापटक होती रही। लकीली कमलनाथ जी से मेरे बहुत नज़दीकी समय बातचीत होती थी मेरी। 19 मार्च की रात मुझे याद है अच्छे से, 11:55 के आसपास मैंने फ़ोन लगाया था कमलनाथ जी को कि कल आप क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि भ्रम की स्थिति थी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप छापो नहीं तो मैं बताता हूँ। चूँकि एक कमिटमेंट था तो मैं नहीं छापूंगा। मैं पत्रिका में स्टेट ब्यूरो चीफ था उस समय। तो उन्होंने कहा मैं कल इस्तीफा दे रहा हूँ। तो मैंने बाकी किसी को नहीं बोला। सुबह तब माहौल में कोरोना का समय था, उस समय कोरोना अपना चरम पे ही चल रहा था। तो 20 मार्च को कमलनाथ जी के जो सीएम हाउस बंगले जो डोम लगा हुआ था बाहर, सारे पत्रकार पहुँच गए और सब ये मान रहे थे कि
कि कमलनाथ जी कुछ ऐलान करेंगे, बात करेंगे। लेकिन सुबह जब पहुँचे तब भी पी शर्मा बोल रहे थे हमारे पास 116 नंबर है और हम सरकार चलाएंगे। तब तक किसी को आभास नहीं था। चूँकि कमलनाथ जी बात हुई थी, उन्होंने कहा था व्यक्तिगत मामला है और इसे छापना नहीं है, तो हम चुप थे। और 20 मार्च को कमलनाथ ने आगे इस्तीफा दिया और कहा कि 40 साल की राजनीति हो गई मेरी, और पिछले 2 सप्ताह से 15 दिन में जो घटनाक्रम चला प्रदेश के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूँ। तो इस तरह का पूरा एक घटनाक्रम पूरा चला मिला के। देखिए, कमलनाथ जी जो बार बार कहते हैं कि मेरे को मालूम था कि मेरी सरकार जानी, लेकिन उन्होंने कहा था, बार बार कहा है उन्होंने कि मैं ऐसे सौदेबाजी की सरकार को कोई भी रोकने का प्रयास नहीं करूंगा। हालांकि हम लोग भी जानते हैं कि उनके इशारे पर ही माननीय दिग्विजय सिंह जी और जीतू पटवारी जी और बाकी लोग कर्नाटक गए थे, लेकिन सिंधिया खेमे के लोग नहीं माने थे। तो कमलनाथ जी ये कहते तो हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि कमलनाथ जी अपने कद का, अपने अनुभव का और अपने संपर्कों का यदि वो इस्तेमाल कर लेते, जैसा कि उन्होंने नहीं किया है, तो संभवतः उनकी सरकार बच जाती। वो यदि देखिए, उनके संपर्क में तो माननीय नरेंद्र मोदी जी भी रहे, उनके संपर्क में अमित शाह जी भी रहे, सारे लोग रहे, क्योंकि वो 40-45 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और केंद्र में लंबे समय तक मंत्री रहे, तो उनके बीजेपी में भी बहुत अच्छे कनेक्शन थे। अब मैं एक संदर्भ आपको दे रहा हूँ, उनके साथ में पर्यावरण राज्य मंत्री रहे जयराम रमेश। जयराम रमेश जी भोपाल आए तो हमारी उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, तो बीजेपी के लोगों को क्या बोलना है, एक कमलनाथ जी के पास पूरी जानकारी रहती थी कि वो हाउस में अब किस तरह की बात रखेंगे। तो ये जयराम रमेश के हवाले से हमारे पास बात आई थी, सत्यदेव कटारिया के घर पर उनसे मुलाकात हुई थी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि उनके कनेक्शन तो थे, सारे दलों में थे, ना केवल यहाँ, उनके मतलब दूसरे दलों में भी कनेक्शन थे। लेकिन अब उन्होंने मेरा ऐसा मानना है कि सत्ता वो चाबी है, सत्ता वो चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति खोना नहीं चाहता है। तो प्रयास तो किए होंगे, लेकिन कहता वो ऐसे हैं, लेकिन वो प्रयास यदि बहुत प्रभावी तरीके से करते, वो ये मतलब वो अपनी पूरी ताकत लगा लेते, तो हो सकता कि उनकी सरकार बचती। लेकिन अब लगाई तो होगी, अब कितनी लगाई कितनी नहीं लगाई, यदि पूरे अपने सारे संपर्कों का और सारे नेटवर्कों का और सारी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते, और उसमें जो माननीय राहुल गांधी जी हैं या खड़गे जी हैं या सोनिया गांधी जी हैं, इन सब का वो कहीं ना कहीं उपयोग करते बहुत प्रभावी तरीके से, तो सरकार बच जाती। जब आप पर उंगली उठ रही हो, कमलनाथ अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं? अपनी सफाई में ये कह रहे हैं विधायक बिक गए। क्या ये बता रहे हैं कि ये हमारी गलती थी, हमारा नेतृत्व की गलती थी, हमने आत्मचिंतन किया कि सरकार क्यों गिर गई? ये तो ये हुआ कि आप जो है उन पर कीचड़ उछालने का काम करें। आप यदि 25 करोड़ 35 करोड़ के आंकड़े को 22 से मल्टीप्लाई करिए, क्या ये 800 करोड़ रुपए का खेल लग रहा है? कि 800 करोड़ रुपए भाजपा के किसी नेता ने कमलनाथ की सरकार गिराने के लिए खर्च किए होंगे? क्या शिवराज सिंह चौहान ने अपनी जेब से 800 करोड़ रुपए दिए होंगे? ये विश्वसनीय लगता है क्या? और 800 करोड़ रुपए दिए जैसा कि कांग्रेस का आरोप है, तो उससे उनको क्या फ़ायदा हुआ? ये कांग्रेस पार्टी क्या प्रूफ कर पाई कि ये 800 करोड़ कैसे हुए? और कोई भी पार्टी, देखिए, मंत्री बनाने का वादा होता है। यदि सिंधिया के लोग और सिंधिया को खरीदने के बारे में कहा जा रहा है, तो वो कहते हैं हमें मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी तो नहीं मांगी। उनके मंत्री जो है वो थे जो पहले कमलनाथ सरकार में भी मंत्री थे। क्या ये आपको आश्चर्य नहीं लगता कि एक मंत्री पद छोड़ के लोग जा रहे हैं दूसरी पार्टी में? तो जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह ने ये पूरा मोर्चा संभाल रखा था। वो उनके विधायकों, मानेसर वाला मामला जब रहा, गुड़गांव वाला, तो वहाँ से ये लोग लेके आए, जीतू पटवारी जयवर्धन लेके। जब बेंगलोर वाला मामला हुआ, चूँकि बेंगलोर में सरकार नहीं थी इनकी, तो बीजेपी की सरकार थी, वो सुरक्षित मामला था, तो वहाँ पर सीनियर नेता को भेजा गया। चूँकि जीतू पटवारी आड़ते हैं, दिग्विजय सिंह की सीनियरिटी, दोनों को भेजा गया और जीतू पटवारी डिटेन किए गए। बहुत हंगामा हुआ, दिग्विजय सिंह को डिटेन किया गया। लेकिन कमलनाथ फीडबैक ही लेते रहे। कमलनाथ ऊपर लेवल बात करते रहे, जहाँ बात करनी थी, भाजपा हाईकमान से बात करते रहे, या जहाँ भी नेता उनके संबंधों से बात करते रहे। प्लस जितने विधायक थे यहाँ पर, उन विधायकों के साथ मीटिंग करते रहे। ऐसा ना हो कि वो बचाते रहें, जैसे, क्योंकि पहला मानेसर का उदाहरण सामने था कि हम यहाँ रामबाई, संजू कुशवाहा, इनको मनाने चक्कर में हमारे ये निकल गए, तो ऐसा ना हो कि इधर मनाते ये खाली हो जाए। तो यहाँ पर मामला चलता है। उनके परिजनों से बात करते रहे, एक टीम परिजनों पे लगी रही। मनोज, आपका माफ कीजिएगा, मनोज
देवास विधायक मनोज चौधरी के भाइयों से, पिता से बात की, इधर आपका हरदीप सिंह डंग के परिवार से बात की। तो एक टीम थी वो विधायकों से संपर्क कर रही थी वहाँ, एक टीम थी कि परिजनों से बात कराए, परिजनों से आरोप पत्र लिखवाए, पुलिस में थाने में FIR कराएं कि हमारे परिजन का विधायक का वो अपहरण हो गया है। मनोज चौधरी के परिवार वाले मान भी गए थे और शायद पुलिस थाने में लिखने को तैयार हो गए थे। तो ऐसे घटना सारे मोर्चों पर एक साथ काम रहा था। कमलनाथ एज ए टीम कैप्टन होने के नाते अपने सीएम हाउस में बैठकर पूरी सारी चीज़ों में नियंत्रण बात कर रहे थे, लेकिन उनकी पूरी प्लानिंग, उनकी योजनाएं, उनकी टीम के जो सेनापति सब सफल साबित नहीं हो पाए, उनके प्रयास सारे जो असफल हुए। कमलनाथ का जो ईगो था उस वजह से उन तक पूरी बात पहुंचती नहीं थी। कमलनाथ जैसे बड़े नेता दिग्विजय सिंह जी भी हैं, दिग्विजय सिंह की पहले भी आदत है, आज भी आदत है, सिंधिया भी बड़े नेता हैं, उनकी आदत है कि हर बात उन तक पहुंचती है। कमलनाथ के संग जो समस्या थी, मुझे जो हमने देखा उस समय प्रैक्टिकली, कि लोग उन तक बात पहुंचाते ही नहीं थे। महाभारत में एक दृष्टांत है, अगर आपको याद होगा, कि जब ये हुआ कि गुरुद्रोण को मारना है तो तय हुआ पूरी रणनीति जब बनी थी, क्योंकि गुरुद्रोण से बड़ा कोई धनुर्धर नहीं था। भीष्म पितामह तो किसी भी तरह पकड़ में आ जाते, कृष्ण की लीला में फंस जाते, इसलिए तय हुआ कि जब अश्वत्थामा मारा गया, भीम ने अश्वत्थामा हाथी को मार दिया और ये अफवाह उड़ाई गई कि आपको बोलना है कि अश्वत्थामा हतो, और या नरो व कुंजरो वा, उसके बाद तुरंत, चूँकि युधिष्ठिर पूरी तरह बेईमानी नहीं कर सकते थे, उन्होंने कहा था या अश्वत्थामा हतो या नरो वा कुंजरो वा, अश्वत्थामा मारा गया, हाथी था या व्यक्ति नहीं, लेकिन उन तक आवाज़ कौन सी पहुंची, अश्वत्थामा हतो या नरो या कुंजरो वा। उनको कृष्ण ने बंसी बजा दी और धुन बजा दी, शंख बजा दिए, उस धुन में सब कुछ डूब गया, वो सुन ही नहीं पाए पूरी बात। यही कमलनाथ के साथ हुआ। अपनी सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, शिवराज सिंह का काम लगा दिया और ऐसा कर दिया, सिंधिया को अपन ऐसा कर दिया, वो पहुँचती थी। 5 विधायक टूट गए हैं, 10 विधायक जा रहे हैं, ये उन तक नहीं पहुंचा। उन तक चाहे जितने भी कांग्रेस के लीडर उस समय थे, वो बार बार कि साहब 5 मेरी जेब में हैं। जीतू पटवारी मंत्री थे, बाकी जो उनके अपने लोग मंत्री थे, यहाँ तक कि तमाम लोग जो एक दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह जी मंत्री थे, इन लोगों को छोड़कर बाकी उनका जो खेमा था कांग्रेस का, वो बार बार कि साहब 5 विधायक तो अपनी जेब में हैं, 3 से बात हो गई है, नारायण त्रिपाठी टूट के आ रहा है, अमलावे टूट के आ रहा है, लेकिन 17 अपने जा रहे हैं। ये बात दिग्विजय कमलनाथ जी तक नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल वही स्टाइल जो महाभारत की, और महाभारत को जो हुआ वही कमलनाथ की सरकार के साथ हुआ। कमलनाथ असल में पॉलिटिशियन नहीं है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। जिस दिन अगर वो पॉलिटिक्स समझ जाते, उनका लंबा अनुभव है, बड़े नेता हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स नहीं जानते। मैं आज भी, हमारा व्यक्तिगत मत है कि मध्य प्रदेश में पॉलिटिक्स एक ही व्यक्ति को आती है, उस व्यक्ति का नाम है दिग्विजय सिंह। अगर कमलनाथ दिग्विजय सिंह को समझ लेते, उनको समझा लेते, तो शायद ये स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। सिंधिया का अपना एक जलजला है, उसको ग्लैमर चाहिए पड़ता है, उनका खानदानी वो है कि लोग महाराज नमस्कार, महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम करते रहते हैं। और दिग्विजय सिंह की और सिंधिया फैमिली की जितनी आपस में अदावत चली है, उतनी किसी से नहीं चली, लेकिन कभी विद्रोह नहीं हुआ, क्योंकि दिग्विजय सिंह जानते थे कि सिंधिया को डाउन कहाँ करना है, अब कहाँ करना है, या पॉलिटिक्स कैसे की जाती है। मुझे अच्छे से याद है कि जब ऐसा बताते हुए लोग कि जब खुद दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर बने, तो बाकायदा पूरे प्रोटोकॉल के साथ वो महल में गए थे महाराज माधवराव सिंधिया से मिलने। और दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब भी वो लगातार दिल्ली जाते थे, बाकायदा सबसे मिलते थे। छोटा सा, उतने में उनका ईगो सेटिस्फाई हो जाता था। कोशिश कमलनाथ अगर कर लेते ज्योतिरादित्य सिंधिया का ईगो सेटिस्फाई करने में, तो पॉलिटिक्स चूँकि नहीं जानते थे, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं मानता उनको मैं, इसलिए सब कुछ हुआ। अगर वो राजनीति सीख जाते तो शायद दिग्विजय सिंह को समझ जाते तो इतना बड़ा गेम होता ही नहीं। ये जो 2020 की घटना हुई, उससे पहले कुछ और घटनाएं हुई थी और वो संकेत मिलने लगे थे, लेकिन ऐसा हो जाएगा ये किसी को लग नहीं रहा था। एक बार क्या हुआ, सारे जो 20 लोग थे, जिन्होंने 22 लोगों ने छोड़ा था, लेकिन 20 लोगों के जिसमें 6 मंत्री भी थे, उनके फ़ोन अचानक बंद हो गए, हड़बड़ी मच गई। तो यहाँ पे जो फेल्योर रहा है कांग्रेस की सरकार का, या मुख्यमंत्री कार्यालय का, या मुख्यमंत्री के अधीन जो लोग थे जो काम कर रहे थे, मुख्यमंत्री सचिवालय का, वो इस चीज़ को भांपने में फेल कर गए कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर
जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, जो कमलनाथ के करीबी थे, जो मुख्यमंत्री सचिवालय था, अगर ये लोग भांप लिए होते, जो घटना हुई थी बता रहा हूँ, ये तो बाद में जो भी फ़ोन बंद करने की, इसके पहले थोड़ी बड़ी चीज़ें होने लगी थी, खटपट होने लगी थी। तो जब ये फ़ोन बंद हुआ तो एक तरह से एक ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए था सरकार के लिए, लेकिन सरकार ने चेता नहीं इसको लेकर के। किसी भी व्यक्ति की सरकार गिरा दी जाए तो वो कम से कम 4-5 दिन नाराज रहता है। जब कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया तो कितने आक्रोश में पत्रकारों के साथ बात की, लेकिन शिवराज जी के पुनः शपथ लेने के तत्काल बाद अपने बेटे के साथ उनको गुलदस्ता देने चले गए। इसका अभिप्राय क्या है कि आपने एक दिन भी 24 घंटे भी अपना आक्रोश अपने पास नहीं रख पाए। आखिर क्या कारण है उसका कि आप इतना आक्रोश नहीं रख पाए? आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ तो बरसों बरस की जो है अदावत रख सकते हो, लेकिन शिवराज जी ने आपकी सरकार गिरा दी या भाजपा ने आपकी सरकार गिरा दी तो आप दूसरे ही दिन गुलदस्ता लेकर के चले गए, वो भी अपने बेटे को साथ लेकर के चले गए। कमलनाथ जी, जो मुझे लग रहा है उनके आसपास कुछ लोग थे। कई बार एक बात ध्यान रखिए, राजा अपनी जगह होता है लेकिन उसकी टीम कैसे काम कर रही होती है। तो मुझे जो लग रहा है कमलनाथ जी के टीम के आसपास कुछ ऐसे थे जो केवल अफसरों का तो बहुत ध्यान रखते थे कि किसकी पोस्टिंग कहाँ पर हो, ठेके पर बहुत ध्यान रखते थे। एक दो लोगों के बाद में छापा भी पड़ा, बहुत कैश वैश भी मिला। अब भगवान जी जाने वो कमलनाथ जी से कितना उनका संबंध था, कितना नहीं था, लेकिन फिर भी कमलनाथ जी की टीम के आसपास ब्यूरोक्रेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी, जन नेताओं की, रणनीतिकारों की संख्या बहुत कम थी। तो वो जो रणनीतिकारों की संख्या कम थी, जन मास लीडर की संख्या कम थी, केवल ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करने की वो जो टीम उनकी थी, ये भी उनकी कार्यशैली के फेल्यूअर का एक सबसे बड़ा कारण था। सिंधिया को इस तरह से करना या पॉलिटिक्स का, मध्य प्रदेश का जो ये पूरी वेव इस तरह से जाएगी, मुझे अगर व्यक्तिगत तौर पे माना जाए, व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए, तो जब सिंधिया को लोकसभा में केपी सिंह ने हराया था, उसके पहले बीजेपी प्लानिंग कर चुकी थी कि सिंधिया को निपटाना है तो साम दंड भेद, और ये भी कोशिश की गई थी कि सिंधिया अगर जिस तरह से किए, राजगढ़ सीट बीजेपी कब जीती, जब दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह जी बीजेपी में आ गए। एक बार बीजेपी जीत गई, फिर बीजेपी ने उसको हार जीत का गढ़ बना लिया। यही गुनाह में था वो, तमाम कोशिशों के बावजूद। तो बीजेपी की पूरी रणनीति पहले से थी, कैसे भी सिंधिया को तोड़ा जाए, मोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, और सिंधिया पर डोरे तब से डाले जा रहे थे, तमाम कवायदें हो रही थी। लेकिन सिंधिया को ये था कि अगर मैं कांग्रेस में बंधा रहूँगा तो चीफ मिनिस्टर बन जाऊँगा। वही कहानी जो किसी ज़माने में चली थी, और वो चिंगारी जो एकदम सुलग नहीं पाई थी, बाद में जाके सुलग गई। और ये कहानी इसलिए 17 दिन की, या 2015 में चुनाव में आने के बाद, या नेता चुने, कमलनाथ चुने उसके बाद, उसके पहले से कहानी लिखी जा रही थी। पटकथा बहुत लंबी हो जाती थी वो, उसका असली रिजल्ट बहुत बाद में आया।